हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री 133 जो आपका चल रहा है। और इसमें आज ही मुझे शौक लगा कि इसमें 19 चैप्टर हैं क्योंकि मैंने नहीं देखा था कि इसमें 19 चैप्टर्स है। मुझे लगा था कि हाँ 14-15 चैप्टर्स होंगे तो डन हो जाएगा। ठीक है, 19 चैप्टर्स और अभी हम 10 पर हैं। यानी आज मैं आपका 10 यूनिट कराने वाली हूँ, 10 यूनिट नंबर 10। देन उसके बाद 9 चैप्टर्स अभी हमारे लेफ्ट है इस कोड में। ठीक है, तो अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एरोमेटिक और एलिफेटिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं आपके, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रो मतलब जहाँ पे एच हो, कार्बन मतलब एच हो, यानी CH, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन CHO, क्योंकि हाइड्रो भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपके CHO ग्रुप जिसके साथ लगे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना, वो एक टाइप का, अगर आपके बहुत सारे चेन में कंपाउंड बना देते हैं, वो चेन में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर आप बेंजीन रिंग में की तरफ, या फिर आपके देखो 6 कार्बन हैं यहाँ पे और एक रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और आप किन किन चीज़ों से, आप चीज़ का मतलब यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनसे आप किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स बनाते हो, यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यू नो वॉट, एंड आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था। तो अभी यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, अपन लाइक नहीं मांगता, अपन कमेंट नहीं मांगता, अपन ओनली सब्सक्राइबर मांगता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि खड़ी होकर रिकॉर्ड करें, इसका मतलब फिर खड़ी होकर भी सोती होगी। ऐसा नहीं है, सोने के लिए हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि पूरी फैमिली है अब यहाँ पे। जो हमारे पास रूम में काफ़ी सारा सामान है, मैं यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि दूसरे रूम में सारे लोग हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बकबक करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है और सारा सामान है यहाँ पे, टाइल्स वाइल्स एंड ऑल, पर मैं यहाँ पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपका जितना भी टाइम लगेगा रिकॉर्ड करूँगी मैं ये वाला लेक्चर, क्योंकि अपलोड करना था, आज मैंने अपलोड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही हम रिकॉर्ड कर देते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर देती हूँ, कहीं भी ऑन द स्पॉट। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो सारी चीज़ें को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, जोक्स वगैरह एंड ऑल चलता रहता है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रो पढ़ना होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं आपके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके होते क्या है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड इंट्रोडक्शन, देन आप पढ़ेंगे हकल्स रूल। तो हमारे हकल हो माय गॉड, हकल से कुछ, ठीक है, हकल जो है, हकल अंकल, उन्होंने क्या दिया, अपना रूल दिया। ठीक है, तो उन्हें नमस्कार करेंगे सबके सब। ठीक है, तो नमस्कार करने के बाद हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अकरेंस पढ़ना है कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अकरेंस कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड वही तो बेंजीन है, राइट, जिसमें बेंजीन रिंग्स आ जाए तो दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कि रिंग फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, नॉट फॉर बेंजीन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन, रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, राइट। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे आप बेंजीन की, फिर आप देखोगे कार्सिनोजेनिक नेचर। कार्सिनोजेनिक नेचर का मतलब होता है कैंसर कोजिंग, यानी कि जब आप बेंजीन, कोई भी चीज़ होती है अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या आपने समझ लीजिए आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और आपने इनहेल कर लिया, ठीक है, आप डेली काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, आप प्रैक्टिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है, और आप बार इनहेल कर रहे हैं, तो आपके लिए वो कैंसर कोजिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि कैंसर कोज। तो यहाँ पर बेसिकली आपका हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रिपरेशन, यानी कि आप बेंजीन को कैसे कैसे अदर लाइक एल्केन से या फिर एल्काइल से या हेलोजन से या फिर आपका जो भी फिनोल है, अल्कोहल है, उससे किस तरीके से आप बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन इन द सेंस कि आपके ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आपके ऊपर नहीं, बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप लग जाता है तो हम उसको एल्काइल बेंजीन कहते हैं। फिर आप प्रिपरेशन देखेंगे और दोनों का प्रिपरेशन ही देखना। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाता है। चलिए, काफ़ी हमने यहाँ पे बात कर ली। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। जैसे हमारी बैकबोन है वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, इसलिए हल्के में नहीं लेना, हर किसी के पास बैकबोन है तो फिर उसके पास सपोर्ट है। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास जो बैकबोन है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ड्रग्स वगैरह, जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उनके पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहला जो बेंजीन है वो आपका बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि C6H6 होते हैं, यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स का मतलब पता है क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ यार। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स का मतलब ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, C6H6 डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास हैविंग कॉन्जुगेट्स डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट, ठीक है ना। एंड लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स लाइक पेंट्स, वार्निश, डिटर्जेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स उनके पास होता है। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले इस यूनिट में सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्या, उसके बाद आप देखेंगे उसका आइसोलेशन देखेंगे, अकरेंस देखेंगे, बेंजीन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या देखना है आपको, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखना है और हकल्स रूल देखना है फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है। सो इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, मुझे इधर से उधर भागना पड़ रहा है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। सो बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे फॉर द एरोमेटिसिटी एंड द हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हकल्स रूल के बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम हकल्स रूल को, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन एंड कार्सिनोजेनिक नेचर। कार्सिनोजेनिक नेचर मैंने आपको बताया था कि व्हेन द बेंजीन इज कॉज फॉर कैंसर, ठीक है, सो दैट इज़ कार्सिनोजेनिक नेचर, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो जैसे एरोमेटिक कार्बन आपने यूनिट 19 में वैसे नहीं पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो आपका दूसरा कोड है उसमें बात कर रहे हैं। तो बेंजीन आपका जो होता है गम बेंजोइन से ड्राइव हुआ हुआ है, जिसका मतलब होता है एरोमेटिक रेजिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। आप इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक में। तो एलिफेटिक आपका क्या होता है, जो चेन का फॉर्मेशन करते हैं लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो चेन के फॉर्म में होते हैं, और अगर वही हाइड्रोकार्बन्स आपके रिंग के फॉर्म में हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन। तो यहाँ पे जो एलिफेटिक का मतलब होता है फैटी, ठीक है, एलिफेटिक का मतलब इसने बोल दिया फैटी होता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं क्योंकि फैटी एसिड्स वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर होता है, इसीलिए इसका नाम एलिफेटिक है, ठीक है। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ कंपाउंड आपका होता है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में भी आपके पाए जाते हैं, रेजिन्स में, बेल्सम्स में, एरोमेटिक ऑयल्स में, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो एरोमा मतलब एरोमेटिक में जो एरोमा मतलब होता है वो फ्रेगरेंट होता है, यानी कि स्मेल, लाइक अच्छी खुशबू, ठीक है, दैट इज़ फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे जो होता है हम केमिकल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या थे, कार्ल सेल, इन्होंने बोला था केमिकल सब्सटेंस को इन्होंने लेबोरेटरी में दिया था, ठीक है। तो उसके बाद देखा था कि बेंजीन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, एरोमा मतलब फ्रेगरेंट भी प्रोड्यूस करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसीलिए हर जगह जो एरोमेटिक कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं वो फॉर द फ्रेगरेंस, यानी कि फ्रेगरेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट बंसन ने भी पॉइजनस आर्सेनिक एंड दिस मेक्स हिज टंग ब्लैक, इन्होंने भी यूज़ किया था टेस्ट के लिए। इन्होंने टेस्ट किया पॉइजनस आर्सेनिक का जैसे इन्होंने यूज़ किया तो इनकी टंग जो है वो ब्लैक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि एरोमेटिक जो होता है आपका वो यूज़ किया जाता है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो आपके ऐसे होंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए। उसके डेरिवेटिव्स लाइक एल्काइल बेंजीन, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है, इस तरीके से जो नाइट्रो बेंजीन होते हैं, राइट। तो इस तरीके से उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो बेंजीन रिंग उनके पास हो, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एरोमेटिक कार्बन्स होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग्स नहीं होती है। तो जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होगी वो आपकी होगी नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले एक बेंजोइड होते हैं जिसके पास आपके बेंजीन वाले रिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइड कंपाउंड्स बोलेंगे। जिनके पास वो रिंग नहीं होगी, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपके ज़रूरी नहीं है कि आपका बेंजीन भी उसके अंदर होता होगा, ठीक है। तो नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स भी उनके पास होते हैं।
ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे हकल्स रूल। हकल्स रूल जो आपका बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना जनरल रूल दिया, तो उस रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक इफ़ इट कंटेन्स द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई कंपाउंड आप उसको कब एरोमेटिक कहते हो, जब उनके पास कुछ एरोमेटिक कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। उस रूल को अगर कोई भी फॉलो करता है कोई कंपाउंड, तब हम उसको बोल देंगे कि वो आपका एरोमेटिक है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो होता है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, यानी कि जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड है उन यहाँ पर उनका यूज़ नहीं होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके हमेशा क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपको बेसिकली जो आपके एग्जाम में वो हकल्स रूल से आता है कि आपको ऑप्शन में दे देंगे, जैसे कि ऑप्शन में नहीं ये आता है कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग इसको आप बताइए कि एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। एरोमेटिक है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है, तो और भी आएगा, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आपका हमेशा कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको कैसे अब हम इस रूल को इस पर कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एन जो होगा एनी नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ओनली द रिंग्स विद पाई की जो वैल्यू होगी जब उनके पास 2 6 10 14 इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 6 10 14 एंड अनदर, ठीक है, 4 का गैप है जो है, ठीक है। तो वो आपके एरोमेटिक होंगे और कंपाउंड आपका कोप्लेनर होना चाहिए। आज एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइन। अब देखो साइक्लोब्यूटाडाइन में ये आपका जब कोई भी इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, यानी कि साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे देखेंगे, देखो डबल बॉन्ड्स में एक पाई होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पाई। इसके पास एक पाई बॉन्ड है और दूसरा एक सिग्मा बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई है, लेकिन जो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 पाई। तो ये आपका पहला डबल बॉन्ड, ये आपका दूसरा डबल बॉन्ड, राइट। तो इसमें कितने हो गए, 2 इसके पास 2 इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप देखिए रूल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए आपके, ठीक है, क्या होने चाहिए यहाँ पे देखिए। तो आपके क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 हैं। तो क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो ये 4 है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या 4 है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो 4+2 pi electrons are required for aromaticity, but the cyclobutadiene has 4 pi electrons. तो hence cyclobutadiene is not aromatic, it does not follow Huckel's rule. तो aromaticity को डिफाइन करने के लिए कि वो आपका एरोमेटिक है कोई भी कंपाउंड या नहीं है, इसलिए आप हकल्स रूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेंजीन में देखिए, बेंजीन में भी हम एक बार देख लेते हैं। बेंजीन में क्या है, ये देखिए, ये आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और इलेक्ट्रॉन्स 6, ठीक है। 2 इसके पास 2 इसके पास 2 इसके पास, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है, 2 6 10 14, ठीक है, इस तरीके से फॉलो कर रहा था। इसका मतलब ये आपका कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। साइक्लिक भी है, एरोमेटिक भी है, प्लेनर भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइक्लो, यहाँ पर है, ये आपका क्वेश्चन में भी आया था, बट आपका हमेशा हकल्स रूल से आता है, ठीक है। साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइन, ठीक है। ये आपका है 135 साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव, हाँ आपका पॉजिटिव भी यूज़ किया था। देखो कॉन्जुगेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि हम प्लस को भी इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को भी इंडिकेट करना होता है, लोन पेयर्स को भी इंडिकेट करना होता है, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैटायन है, यहाँ पे दूसरा देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, ठीक है। यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, लेकिन साइक्लिक तो है, साइक्लिक है, बट आपका कॉन्जुगेशन जो होता है, एक आप और पॉइंट यूज़ कर लीजिए कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन इन द सेंस कि आपके जो होते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे होगा आपका, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्लस भी नहीं है, ना कोई लोन पेयर है। जब लोन पेयर है प्लस होता है तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड की तरह यूज़ होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से ये आपका फॉलो करता है एरोमेटिक कंपाउंड को। और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे आप, 2 2 4 2 6, इस तरीके से होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपका ये कॉन्जुगेशन सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला देखेंगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं। तो इन द अबव 2 कंपाउंड्स बोथ हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी इसके पास भी है, ठीक है। बट 135 साइक्लोपेंट कैटाइन इज एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला क्यों नहीं है, ये आपके पेपर में आया है इसलिए मैं बता रही हूँ इसको ज़्यादा, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो वाई इट सो
तो साइक्लोहेप्टाट्राइन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स, 3 है, इसका मतलब 6 इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ 1 sp3 कार्बन, sp3 कार्बन sp2 एंड द हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि आपके सिंगल बॉन्ड होंगे अगर तो उनके पास क्या होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपके पास जो सिंगल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए ना, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक sp3 कार्बन एटम है यहाँ पर, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। कोप्लेनर वो होगा जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लाइक बेंजीन में आपके डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब वो कोप्लेनर, राइट। एंड हेंस नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। इन केस ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइन केटायन जो है वो जनरेशन ऑफ द केटायन रिमूव द इंडक्शन एंड डीलोकलाइजेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का मतलब आ गया हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है एंड कोप्लेनर है एंड एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको SAQ1 में दिया हुआ है ना, वो भी यहाँ पे केटायन सेम यही दिया हुआ है। अकरेंस देखो कहाँ कहाँ पे आपको जो बेंजीन रिंग है वो मिलती है, ठीक है। फर्स्ट माइकल फैराडे ने देखा था, इन्होंने बेंजीन को व्हेल ऑयल से आइसोलेट किया था और इन्होंने नाम दिया था बाई कार्ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद एलार्ज मिस क्लैरिस, इन्होंने बेंजीन को दिया था बेंजोइक एसिड एंड लाइम से। बेंजीन जो होता है नेचुरली बाय वोल्केनोज से मिलता है आपको, जो वोल्केनो टूटती है ना बड़ी बड़ी, वहाँ से आपको बेंजीन प्रोड्यूस होता है। हॉलमैन ने आइसोलेट किया था डेरिवेटिव्स फ्रॉम कोलतार से। तो यहाँ पे जो आपके फिलप्स बनते हैं, राइट, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो एरोमेटिक नेचर के होते हैं, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफाइनेंस, सोडियम, ये सारे आपके जो होते हैं ना एरोमेटिक रिच कंपाउंड होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है। बेंजीन आपका नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अगर थोड़ी सी एयर की भी आ रही होगी आपको, बिकॉज मैं छत पे हूँ, ठीक है। बेंजीन आपका क्या है, एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। बेंजीन आपका इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मैनी मटेरियल, लाइक जब अगर कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उस टाइम पे आपका बेंजीन जो होता है एज अ बाई प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद बेंजीन को अब बाय द जितनी भी स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 1950s के बाद जो बेंजीन की डिमांड थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी थी, क्योंकि ये पॉलीमर इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं। अभी भी कई सारे मेजर अमाउंट ऑफ बेंजीन जो होगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन से हमें कोल मिल जाता है, ठीक है। इस कोल के स्मॉल फ्रैक्शन से हमें क्या मिल जाती है, बेंजीन। ये जो है आपके फिलअप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। ये आपकी जो अभी मैंने बताई थी अकरेंस, वहीं से सारा। देन उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेंजीन के, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो इस तरीके से बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे बेंजीन आपने स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स, तो हम तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही कोर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये 131 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेयर वी विल रिकॉल ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प यू अंडरस्टैंड। वी कैन नॉट राइट अ सिंगल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, के लिए हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे यूज़ की जाती है। रेजोनेंस मीन्स हाइब्रिड, यानी कि बेंजीन आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाता है, तो हम सिंगल स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग हाइपोथेटिकल यहाँ पे 1 से 5 तक के हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके कैनोनिकल फॉर्म्स में होते हैं। 2 जो है ना आपके, पहले और दूसरा वाला जो जिसे हम केक्यूले फॉर्म्स बोलते हैं 1 और 2, इनकी एनर्जी जो होती है लो होती है, लो एनर्जी है तो मोर स्टेबल होते हैं। देन 3 डैवर फॉर्म्स, जो ये 3 है वो डैवर फॉर्म्स है, जो आपका 3rd से 5th तक है। ये स्ट्रक्चर जो होगा कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन हाइब्रिड देन अर्लियर, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आपका जो होता है, हम बेंजीन रिंग को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, ये आपका ऑर्बिटल है, लाइक sp2 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो बनते हैं ना, ये उस तरीके से ऑर्बिटल पिक्चर आपका ये वाला, ठीक है, बेंजीन का। बेंजीन में बस वही स्ट्रक्चर है आपका C6H6 सॉरी, ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो बेंजीन आपका कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, हाईली फ्लेमेबल होता है, और येलो फ्लेम ऑन हीटिंग पे क्या देता है, येलो फ्लेम देता है, ठीक है। अदर हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग बेंजीन जो होता है आपका नॉन पोलर होता है। बेंजीन आपका इमिसिबल होता है, वाटर में नहीं घुलता, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का यूज़, ये आपके पेपर में आए थे, कहाँ यूज़ करते हैं आप, ठीक है। बेंजीन आपकी स्मेल बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, एकदम प्लेजेंट स्मेल होती है। इस वजह से हम 19th सेंचुरी के बाद जो होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था लोशन में, बट ड्यू टू कार्सिनोजेनिक नेचर इट वॉज रिप्लेस बाय मिथाइल बेंजीन। तो जो बेंजीन को हम लाइक लोशन या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, उसके बाद क्या हुआ, जब इसका कार्सिनोजेनिक नेचर सामने आया, तो उसके बाद क्या किया गया, मिथाइल बेंजीन से उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स आ गए, राइट। तो मिथाइल बेंजीन क्या है आपका, वन ऑफ द डेरिवेटिव है किसका डेरिवेटिव है, बेंजीन का। सो नेक्स्ट
विच हैज़ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट इट वॉज नॉट कार्सिनोजेनिक। तो आपका मिथाइल बेंजीन जो है ना एक्चुअली वो आपका कार्सिनोजेनिक नहीं था, इस वजह से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें बेंजीन होते हैं, लाइक पेंट, लिक्विड, वार्निश, ग्लूज, फर्नीचर वैक्स, डिटर्जेंट, थिनर्स, इन सब में आपका बेंजीन पाया जाता है, ठीक है। कई सारे सेवरल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी आपका बेंजीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एल्काइल बेंजीन प्रिपरेशन के लिए, इथाइल बेंजीन एंड ऑल। तो बेंजीन को रिप्लेस कर दिया गया था मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में, क्यों? क्योंकि कार्सिनोजेनिक नेचर हो गया था इनका। नाउ कार्सिनोजेनिक नेचर क्यों है, क्यों? तो अब बेंजीन इज़ अ कार्सिनोजन है। मोस्ट नॉन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैव बीन लिमिटेड। बोथ इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, जो IARC आपका फुल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डिक्लेयर बेंजीन एज कार्सिनोजन कंपाउंड। तो इन्होंने बोला कि जो आपको IARC वाली है, ये रिसर्च जो भी ये सेंटर है, ये एजेंसी है, EPA वाली जो एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है। तो इन्होंने ये बोल दिया था, ठीक है, ये डिक्लेयर किया था कि बेंजीन आपका कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया करता है, यानी बेंजीन जब आप इनहेल कर लेते हो तो आपके पास ये डिसीज़ है, ठीक है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया। मेजर इफेक्ट ऑफ बेंजीन फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, वही है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करते हो, आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो और इनहेल करते जा रहे हो, डेली वर्क कर रहे हो लेबोरेटरी में, तो उस टाइम में क्या होता है, आपके पास कार्सिनोजेनिक नेचर यानी कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। तो आपका ल्यूकेमिया मीन्स क्या होता है, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म मीन्स एक्सपोजर ऑफ ईयर या फिर और ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो बेंजीन आपका हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है, बोन मेरो पे डाल सकता है, रेड ब्लड सेल्स को डिक्रीज कर देगा जिससे एनीमिया हो जाएगा। अब रेड ब्लड सेल जब RBC की प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, आपको डिसीज़ हुआ, कौन सी डिसीज़, एनीमिया, ठीक है। अब बेंजीन जो होता है बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाके इपॉक्साइड बना लेता है, ठीक है, ये क्या है, आपका कार्सिनोजेनिक नेचर होता है। अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए आइज पे, स्किन पे, लंग्स पे, तो ये बहुत ज़्यादा टिश्यू इंजरी, इरिटेशन भी लाता है, इवन डेथ भी पॉसिबल है अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल इनहेल कर लिया बेंजीन को, ठीक है। तो इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो बेंजीन को, तो क्या क्या सिम्टम्स है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका और आया भी है। तो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। लाइक वॉमिटिंग, इरिटेशन ऑफ स्टमक, स्लीपीनेस। वैसे भी हमें नींद नहीं आती है मैम, तो आप क्या बात कर रही हैं, ठीक है, वैसे भी यादों में नींद नहीं आती है, लेकिन इससे भी आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। ड्रॉनीनेस, रेगुलर हार्ट बीट आपका रेगुलर हो जाएगी, हेडेक्स होंगे, ट्रेमर्स होंगे, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। बेंजीन आपका रिएक्ट करता है एयर पॉल्यूटेंट से, और वो ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए भी डैमेज करता है, क्रॉप्स एंड मटेरियल्स को भी। आप सबसे पहले जो आपका लास्ट पार्ट होता है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, लास्ट पार्ट इन द सेंस ये नहीं है कि जल्दी से 5 मिनट में ये ओवर होने वाला है, नो, बहुत सारे प्रिपरेशन है जहाँ पे आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेम रिएक्शन की जो है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी नेम रिएक्शन होती है, तो नेम रिएक्शन के लिए भी हम अलग से कंप्लीट करेंगे सारे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन देख लें कि आप बेंजीन और एल्काइल बेंजीन को कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने आपको ना ये टेबल है जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है एरोमेटाइजेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का बनाना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि आपने चेन वाले कार्बन के लिया, उसको एरोमेटाइज किया और एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया, ठीक है, गोल गोल बना दिया, गोल गोल इन द सेंस आपका रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका एन हेक्सेन है, ठीक है। हेक्सेन में कितने आपके कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन इन द सेंस उसके अकॉर्डिंग लग जाएंगे। आपकी सिंगल चेन है, उससे आपने कोई भी कैटलिस्ट डाला, हीट किया तो आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने, एरोमेटाइजेशन कर लिया। तो यहाँ पे दूसरा सेकंड यहाँ पे एन हेप्टेन लिया आपने, कैटलिस्ट डाला, टॉल्यून बना लिया। टॉल्यून क्या हो गया आपका, मिथाइल बेंजीन। तो हम यहाँ पे बेंजीन भी बना रहे हैं और मिथाइल बेंजीन बना रहे हैं, तो टॉल्यून इन द आपका मिथाइल बेंजीन ही है, क्योंकि आपका CH3 लग गया, CH3 आपका मिथाइल होता है, ठीक है। थर्ड वाला भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे वही है, जाइलिन्स बन गया। एक एक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ आए, ठीक है। नाउ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये आपका एसिटाइलिन है। आपको क्या करोगे, इसको, इस पॉलीमर को, जो एसिटाइलिन है वो आपका क्या है, पॉलीमर है, तो पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, ठीक है। नाम से जानेंगे कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर को हम साइक्लिक की फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। इथाइन है आपका, इथाइन है तो एसिटाइलिन इसका नाम है। इथाइन क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, सो दैट्स वाई इथाइन। इथाइन क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, समझ में लग गया। तो यहाँ पे हमने कॉपर डाला और 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो आपका बेंजीन बन गया। दूसरी चीज़ डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ सोडियम बेंजो। डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने CO2 को रिलीज़ किया हो, ठीक है, क्या किया हो, CO2 को रिलीज़ किया।
चलिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, C डबल बॉन्ड O Na, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट। सोडियम क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका Na लगा हुआ है। बेंजोएट क्यों बोल रही है, क्योंकि आपका बेंजीन देंगे, ठीक है। ओके, सो सोडियम बेंजोएट आप NaOH से हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका CO2 रिलीज होगा, बट Na जो होगा किसके साथ चला जाएगा, Na2CO3, तो बेंजीन यहाँ पे अलग हो गया, तो दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसके बाद आप फिनोल से रिएक्ट कराओ, तो फिनोल से अगर आपका रिएक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता जाता रहता है, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पे क्या है, फिनोल को आपने जिंक दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिंक डाल दो और आपका बेंजीन और ZNO अलग हो गया, अलग पलग। रिडक्शन करना है अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, यानी आप रिड्यूस कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, तो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट का मतलब क्या होता है, आपके डाइजोनियम सोल्ट है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, सोल्ट जहाँ भी लग जाता है, आपका क्लोरीन लग गया, सोडियम लग गया, ये आपके सॉल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर डाला हाइपोफोरस एसिड, H3PO2 आपका हाइपोफोरस एसिड, ये वाटर के साथ आपने रिएक्ट किया, कुछ नहीं आप बेंजीन बना रहे हो, बाकी H3PO3, जब H3PO2 के साथ रिएक्ट कराते तो आपका H3PO3 बनता है, HCl अलग और N2 अलग। फिर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब मैंने क्या बताया, हाइड्रोलिसिस जहाँ भी आ जाए वाटर से रिएक्ट करा दो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दो। हाइड्रोलिसिस इन द सेंस कि आपने वाटर से रिएक्ट करा दिया, जहाँ पे आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और बेंजीन आपका निकल गया, ठीक है। देन हाइड्रो डी एल्काइलेशन, यानी हाइड्रोजन भी गया और एल्काइल भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉल्यून है और आपने क्या किया, हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट किया तो कुछ नहीं, उसके पास बेंजीन छोड़ के गया और कुछ नहीं छोड़ के गया, ठीक है, खत्म, टाटा बाय। आपने इतनी ज़्यादा हीट कर दी उसको, ठीक है, बेंजीन आपको मिल गया। तो अब ये जो है ना आपके वो पूरा अच्छे से दिया कि एरोमेटाइजेशन जो मैंने आपको बताया, एरोमेटाइजेशन में यहाँ पे आपका क्या, N-हेक्सेन, जो कैटलिस्ट प्लस हीट कर रहे थे वो यहाँ आपका एरोमेटाइजेशन ऑफ गैसोलीन। तो यहाँ पे देखो N-हेक्सेन है आपका, ठीक है, जो आपने कैटलिस्ट डालो Cr2O3 है या फिर Al2O3 कोई सा भी डाल सकते हो, हीट करना है आपको 775 पे बेंजीन और 4H2, N-हेप्टेन वाला टॉल्यून बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लिक एरोमेटाइजेशन आपका प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है। हाइड्रो डी एल्काइलेशन, वही है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो डी एल्काइलेशन क्या होता है, आपका टॉल्यून है, कैटलिस्ट डाला, बेंजीन अलग, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक, ठीक है, यानी पॉलीमर को आपने क्या किया, कॉपर डाला और 873 केल्विन पे हीट किया। जब आप हीट कर दो तो बेंजीन आपको मिल जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। इस तरीके से रेड हॉट भी डाल सकते हो आप, ठीक है, अगर आपके पेपर में आ गया ना ये वाली नेम रिएक्शन लिखनी है। वैसे नेम रिएक्शन से आकर कन्वर्जन भी आती है, आपको ये कंपाउंड दे देंगे, ठीक है, फिनॉल, उसके बाद आप डाल देंगे जिंक डस्ट, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा ना, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट वहाँ पे गायब था, बस यहाँ पे CaO और हीट, ठीक है, डन है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल, देखो रिडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिंक और हीट किया, ZNO अलग एंड बेंजीन अलग। फिर आपको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, यहाँ पे क्या बोला था, हाइपोफोरस एंड देन बेंजीन, इसको आप रिएक्शन में भी लिख सकते। यानी अगर आपके पेपर में आता है ना इस तरीके से, तो आप अगर इसको थियोरी में लिखना चाह रहे हैं, पहले तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दिखानी है, ऊपर से थ्योरी कैसे लिखेंगे, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद हाइपोफोरस एसिड विद वाटर, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट ईल्ड बेंजीन विद H3PO3, दैट इज अ नेम, आपको डाल देना है इसका HCl एंड N2, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सेम मैंने आपको बताया था, और हाइड्रो एल्किलेशन ऑफ टॉल्यून, ठीक है, हो गया। अब एल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने किसकी प्रिपरेशन की थी, बेंजीन की थी, अब एल्काइल बेंजीन। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट होता है एल्काइल बेंजीन को बनाना, उसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वुड्स फिटिंग, ग्रिग्नार्ड, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमंसन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा आता है। ये सारी आपकी नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन को आपका रट्टाफिकेशन कर लेना है एंड कुछ ट्रिक्स भी लगाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे करते हैं, यह आपका बेंजीन है, आपको क्या बनाना है, इथाइल बेंजीन, यानी मिथाइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन, ओके, एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, एल्काइलेशन, यानी आपका कुछ एल्काइल हैलाइड जैसा आएगा। एल्काइल हैलाइड क्या होगा, R और X होता है ना, ये आपका एल्काइल, ये आपका हैलाइड। RX में आप कुछ भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, CH3 CH2, ये आपका R ग्रुप हो गया, Cl मैंने लगा दिया, एल्काइल हैलाइड हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। आप कैसे करोगे, आप, ये आपका कार्बन है, ये क्या देता है, डेल पॉजिटिव, ठीक है, एल्यूमिनियम Cl3, ये क्या लेगा, Cl माइनस देगा, ठीक है। आप क्या करेगा, देखो CH2 और ये Cl वाला भागेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 CH3, दैट इज इथाइल बेंजीन।
कुछ नहीं लगाना, आपका आर ग्रुप उठा के चिपका देना है, दैट इज इथाइल बेंजीन। देखो दोबारा देखते हैं, ये CH3CH2 है ना, ये आपको AlCl3 और ये सारी चीज़ें गायब कर देनी है, बस आपको आर ग्रुप ले जाके चिपका देना, दैट इज एल्काइलेशन। ठीक है, वुड्स फिटिंग आ जाओ। वुड्स फिटिंग में आपका क्या होता है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन क्या हो गया आपका, R और X हो गया। RX क्या हो गया, R यहाँ पर आपका R जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, X क्या है, ब्रोमीन है। 2 NA लेंगे और ब्रोमोइथेन भी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये भी RX है, तो एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक जब लेते तो उसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और आपको ड्राई ईथर डालना है, तो आप पहले क्लास 12th में भी पढ़ के आए होंगे कि कैसे आपको करना होता है, तो आपका ये इस तरीके से होता है, तो क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, जिनको याद नहीं है तो मैंने उनको याद दिला दिया कि ड्राई ईथर फिटिंग रिएक्शन में एक आपका वुड्स रिएक्शन होता है, एक वुड्स फिटिंग होता है। फिटिंग में आप क्या करते हो, RX फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड, RX फॉर द हाइड्रोकार्बन, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड। इन दोनों की रिएक्शन आप कराते हो। 2 NA हमेशा रहता है, ड्राई ईथर हमेशा रहता है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ गायब कर देना है, बस आपको R वाला ग्रुप उठा के यहाँ लगा देना है, दैट इज इथाइल बेंजीन, और आपका 2 NABR यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपका क्या होता है, RMGX। तो यहाँ पे R क्या होता है आपका, वही सेम टू सेम इथाइल मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, R एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, और Mg क्या है आपका, मैग्नीशियम, X क्या है आपका कोई भी हैलाइड। तो यहाँ पे RMGX की तो जगह क्या है आपके पास, R की जगह एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। MgBr क्या है आपका, X है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमोइथेन लगा दिया, ड्राई ईथर लगाया, एंड देन कुछ भी नहीं है, Br निकल गया यहाँ से। ठीक है, और Mg निकल गया, तो MgBr निकल जाएगा और आपका ये R ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, वॉल्फ किश्नर में आपका ये एसीटोफिनोन है। ठीक है, बेंजीन पर क्या लग गया, एसीटोफिनोन, NH2NO2 यानी हाइड्राजीन की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद KOH और वाटर के, ये आपको याद करना पड़ेगा, इथाइल बेंजीन बन जाता है। ठीक है, हाइड्राजीन और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो। ठीक है, प्रोडक्ट में तो आपका हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है, यानी एरोमेटिक वाला। क्लीमंसन रिडक्शन, क्लीमंसन में आपका बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजल्डिहाइड मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप हमने लगा दिया तो आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। जिंक, ठीक है, तो बन जाता है टॉलिन। आ जाओ, अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दे रखी है जो मैंने आपको भी बताया ऊपर, वही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। RCl वही बोला था मैंने कि आपका RCl लगेगा। ठीक है, और आपका बेंजीन है, फिर AlCl3 लगेगा, कुछ नहीं, आपका R चिपका देना है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वुड्स फिटिंग में कुछ भी नहीं है आपका, देखो 2 RX लेने, 2 RX क्या मतलब है, एल्काइल हैलाइड, एक आप एरोमेटिक एक एलिफेटिक वाला लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाता है वुड्स रिएक्शन है आपका। ठीक है, ऊपर फिटिंग गलत लिखा हुआ है, वुड्स फिटिंग में आपका 2 होते हैं, यहाँ पे 2 RX होते हैं, मतलब कि दोनों क्या हो गए, एलिफेटिक हो गए, और आपका 2 NA होगा, और आपका क्या होगा बीच में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपके पास RR बन जाएगा। ठीक है, वुड्स फिटिंग में क्या होगा आपके पास, एक जो होगा एरोमेटिक एलिफेटिक। ठीक है, मतलब फिटिंग ही पढ़ रहे हैं अभी तो हम, वुड्स के बारे में मैंने बता दिया। ग्रिग्नार्ड से भी सेम है, वोल्फ किश्नर वाला है, और क्लीमंसन। ठीक है, डन एंड डस्टेड ये चैप्टर होता है आपका डन। नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी, ठीक है, सून की बात कर रही हूँ बिकॉज कल ही मैं स्टार्ट कर दूंगी आपका नेक्स्ट चैप्टर, और यहाँ पे आपका हो जाता है ख़त्म, टाटा बाय कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे एक बार देख लो, मेन पॉइंट्स ऑफ हकल रूल्स। देखो हकल रूल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है पेपर में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हकल्स रूल्स क्या कहता है आपका, कंजुगेशन होना चाहिए, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, आपका जो रिंग होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो है फॉलो करना चाहिए, तो दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। हाउ वुड यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम इथाइन, इथाइन से आप कैसे बनाएंगे, तो आपने इथाइन वाला देखा था, एरोमेटाइजेशन वाला। ठीक है, जहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरीके से आपका इथाइन से बनेगा। ठीक है, हाइड्रोफॉर्मिंग क्या होता है, यानी कि हाइड्रोफॉर्मिंग एग्जांपल से देखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नेम रिएक्शन के एग्जांपल है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिख दो, वुड्स रिएक्ट, क्लीमंसन, वोल्फ किश्नर, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको नेम रिएक्शन इज मस्ट, तो उसको रट्टा मार के जाओ, कुछ भी मार के जाओ। ठीक है, पर थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे कि आपका जो हो जाए ना, थोड़ा सा जब मैं पूरी नेम रिएक्शन की अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी पूरी नेम रिएक्शन जितने भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इस कोड का, सारी नेम रिएक्शन में एक प्लेस पे लिख के और विद जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी उसके हेल्प से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बता सकती हूँ, तो चाहिए तो बता देना। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बनता है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो आपने प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, तो अब रिएक्शन भी कराएंगे, क्योंकि ऐसे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ेगी नहीं जब तक वो रिएक्शन न करा दे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए
फ्रीडल क्राफ्ट, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये चैप्टर मैं नेक्स्ट में कराने वाली हूँ, ठीक है, बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। सबसे पहले इंट्रो पढ़ेंगे, रिएक्शंस जो पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका, वहाँ से आप क्या करो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो। सब्सटीट्यूट मतलब खिसका रहे हो, यानी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बदल रहे हो, दैट इज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पढ़ा के आई हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन भी होगा, फिर मैकेनिज्म होगा, एंड उसके बाद रिएक्शन, अगर एडिशन रिएक्शन, यानी बेंजीन में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, दैट इज एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आप हेलोजन को अगर ऐड कर दो तो क्या होगा, रिडक्शन कर दो तो क्या होगा, दैट इज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये कल ही स्टार्ट कर लेंगे, होपफुली हम यूनिट 11 और 12 एक साथ करने की मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, बिकॉज आई हैव सम वर्क, सो नेक्स्ट में मिलते हैं। आपको क्या करना है, कम्प्लीटली शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है केमिस्ट्री का 131 एंड 135, ठीक है। वोट फॉर दिस, अगर ये वाला जल्दी से स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। 131 एंड 135 भी स्टार्ट करूँगी मैं केमिस्ट्री का, आपके बहुत सारे हैं। और जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी वो मैं नहीं ला पाई बिकॉज ऑफ सम वर्क, ठीक है। यस, वक्त बहुत ज़्यादा है मुझे, वर्क लोड है बिकॉज, ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, जब तक इसके बाद आपको इतना करना है कंप्लीट, एंड देन बाय बाय एंड टेक केयर।